हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर फर्स्ट है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर है यानी जो प्रश्न पत्र है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 9 मई 2022 को हुआ था, उसी का ये आपका वही ये प्रश्न पत्र है जिसे मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो इस पेपर के साथ साथ आपको कैसे कॉपी आपको वहाँ पर लिखना है, और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना आपको आंसर देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितनी लाइंस लिखनी है या कितना आंसर देना है, इसके साथ साथ इन सभी बातों को और आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, ये सभी बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यानी पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है और किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है कि आपके 90+ मार्क्स आएँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो पेपर है, ये आपका जो 9 मई 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है। तो देखिए, पेपर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसे देना है या पेपर कैसा आता है। तो ये आपका जो पेपर है, देखिए इस तरीके से आता है। आपका सेमेस्टर वहाँ पर लिखा होगा, ये 2022 का है तो यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है, और अगर आपका पेपर होगा तो ये यहाँ पर 2022 की जगह 2023 लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है, ये आपका प्रश्न पत्र पहला है, यानी ये प्रथम आपका प्रश्न पत्र है, यानी बाल विकास आपका पहला सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्रथम लिखा होगा। फिर समय आपका क्या होगा, 2 घंटे, यानी ये जो आपका पहला पेपर है ये 2 घंटे का होगा, और ये कितने नंबर का होता है, ये 50 नंबर का होता है। ठीक है, इसका जो पूर्णांक है वो 50 होता है, यानी ये आपका जो पेपर है ये 50 नंबर का है। ठीक है, आपका 50 नंबर का पेपर है और इसमें आपको 30 मार्क्स जो हैं वो आपके लाना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो 30 नंबर हैं इनको लाना आपको ज़रूरी है। अगर आपके 30 नंबर नहीं आएंगे तो आपकी बैक लग सकती है। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का पेपर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र, यहाँ पर प्रथम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या होगा, सेमेस्टर यहाँ पर दिया गया होगा 2023, उसके बाद यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र लिखा होगा, फिर समय भी दिया होगा 2 घंटे, और कौन सा पेपर है, बाल विकास का पेपर है, कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। ठीक है, कितने घंटे का है, 2 घंटे का। आप समझ गए ना चीज़ों को। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पेपर को लिया करिए। पेपर को लेने से पहले आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि आपको इसके साथ साथ आपको 10 मिनट जो हैं आपके पेपर पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। 2 घंटे के अलावा भी 10 मिनट आपको मिलते हैं जिसमें आप अपने पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए पहला यहाँ पर दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी इस पेपर में आपको क्वेश्चन दिए हैं उन सभी को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसके सामने उसके कितने नंबर का ये क्वेश्चन है वहां पर दिए रहेंगे। कैसे, अभी आगे मैं बात करूंगी। ठीक है, फिर क्या है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। यानी जो आपके यहाँ पर 3 प्रकार के आपके प्रश्न होंगे, आपको अच्छे से पता ही है कि आप हमेशा पेपर देते आ रहे हो, अपने हाई स्कूल का दिया, इंटर का दिया। बहुविकल्प, सबसे पहले आपका क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होते हैं। फिर सेकेंड आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको केवल 30 शब्दों में पूरा करना है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको आपको 50 शब्दों में पूरा करना है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके हैं वो तो आपको पता ही है, आपको एक एक आपको उस पर टिक लगाना है, मतलब उसका आंसर लिखना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पेपर किस तरीके से आता है। ये देखिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो आपके, अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वहां पर आपका 15 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 15 आपके जो होंगे वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और आपके 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे, सॉरी 15 ये हो गए, 15 हो गए, 30 हो गए, और 20 क्वेश्चन आपके जो बचे वो आपके होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है,
तो ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है, फिर ये छठा क्वेश्चन है, सातवां है, आठवां है, नवां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है और 13वां है, फिर 14 क्वेश्चन हो गए, फिर 15 हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। पेपर को देखते रहिए किस तरीके से पेपर आएगा। आज ही मैं आपको इसी वीडियो में सब अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ गया आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आ गया। अब ये हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके क्वेश्चन नंबर आपके 15 क्या है, बहुविकल्पी है। उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 16 से यानी प्रश्न नंबर 16 से आपके प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो देखिए 16 है, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये आपके इसी तरीके से 30 तक ये आपके क्वेश्चन होंगे। ये देखिए यहाँ तक आपके 30 तक ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होंगे और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एक एक नंबर के होंगे। आपके पास जो पेपर मिलेगा तो उसमें आगे ये ऐसे एक एक लिखा होगा इसके आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न ये जो आपके हैं ये आपके 20 क्वेश्चन होंगे और ये 31 क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 15 आपके हो गए बहुविकल्पी और 15 आपके हो गए अति लघु उत्तरीय। बचे आपके ये टोटल हो गए 30, बचे आपके 20 क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, ठीक है। तो ये 31 से शुरू होते हैं और 31 से आपके ये आपके 10 होते हैं, क्योंकि ये दो दो नंबर के होते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई। ये आपके होते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 होते हैं, क्योंकि 10 गुणे 2 यानी कि 2 नंबर के होते हैं, तो ये हो गया 20 नंबर का, ठीक है। वो आपके अति लघु उत्तरीय यानी बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है और ये आपके एक एक नंबर के हो गए 30 नंबर आपके 15 30 हो गए। और जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ये 10 होते हैं और इनका जो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2 नंबर के होते हैं। अब आप सोचिए 2 नंबर में आप कितना लिखो, 2 नंबर पाने के लिए आप पूरी पूरी कॉपियाँ भरे दे रहे हो, ठीक है। पूरी 3 4 पेज भर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं। आप कंटेंट को लिखिए और बेस्ट लिखिए, अच्छा लिखिए, तभी आपको नंबर मिलते हैं। लोग पूरी पूरी कॉपियाँ भर आते हैं, 2 2 3 कॉपी भरते हैं, उनके क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं और इतना लिखने के बाद भी उनकी बैक लग जाती है। क्यों पता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अगर एग्जामिनर ने जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि अधिगम की विशेषताएं लिखी, तो यहाँ पर अधिगम की आपको मैक्सिमम 5 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। कितनी लिखनी है, 5 विशेषताएं। क्योंकि अभी यही अगर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें लिखा है बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। आप 5 6 विशेषताएं लिखते चले जा रहे हो, नहीं। बाल्यावस्था की यहाँ पर 2 विशेषताएं, 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, 2 विशेषताएं पूछी तो आपको 2 ही बतानी है। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी 2 विशेषताएं बतानी है तो आप यहीं से आप दिमाग लगा लीजिए कि अगर आपकी जो ये 2 नंबर की विशेषताएं हैं, अगर आपकी यहीं पर 2 नंबर में अगर ये पूछी जा रही है तो आपको 5 लिख देनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल 5 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो। अगर आपको 10 आती है तो 10 भी लिख सकते हो ऐसे, लेकिन ये नहीं कि आप 2 2 3 3 पेज भर रहे हो एक विशेषता में, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का आपका ये प्रश्न है और आपको पता है वहाँ आपको टाइम बहुत मैनेज करके रखना है। आपको पता ही नहीं चलेंगे कि 2 घंटे कैसे निकल गए, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जैसे आपको नहीं आने तो उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। भले ही उसके बारे में कुछ तो आपको पता होगा, कुछ भी जानकारी होगी, नहीं जानकारी है, इतना भी आपका वहाँ पे इतना भी वो नहीं होता है कि आप किसी से पूछ नहीं सकते। अगर आपके पास में कोई देखिए एक सीट होती है, लंबी सी सीट होती है जिसपे आपको 2 लोगों को बैठाया जाता है, तो इतना तो है कि आप पूछ सकते हैं। अगर उसको नहीं भी आता है तो आप उसके बारे में कुछ भी लिखें, कुछ नहीं आता तो कुछ भी लिखें, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। क्या होता है कभी कभी अगर मान लो आपकी 1 नंबर से या 2 नंबर से अगर आपकी बैक लग रही होती तो एग्जामिनर इतना बुरा नहीं होता है कि आपको वो 2 नंबर ना दे। वो कोशिश करता है कि आप पास हो जाओ, कि बैक ना लगे, पूरी कोशिश वो करता है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा होगा, वहाँ पर ऐड नहीं किया होगा, तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पड़ोस में बहुत से ऐसे जो हमारे साथी थे,
जिन्होंने 2-2 3-3 कॉपी भरी हैं फिर भी उनका बैक लगा हुआ है, और मैं जो 1 कॉपी या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 कॉपी इस तरीके से या 2 कॉपी भर जाती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो 2 कॉपी भरना कोई वो नहीं है, हो भी जाती है। अब 1 कॉपी तो आपकी पूरी भर ही जाती है, दूसरी आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन के लिए आपको लेना ही पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे से एकदम से क्लियर चीज़ों को लिखते हैं तो 2 कॉपियाँ तो आपकी भर ही जाती हैं, नहीं 2 तो 1.5 हो ही जाती है, ठीक है। अब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल आंसर ही ना दो, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 2-2 3-3 4-4 कॉपियाँ भरी हैं, लेते ही रहते हैं और उनका फिर भी क्वेश्चन छूट जाता है और फिर भी उनकी बैक लग जाती है। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसने इसमें बकवास लिखा है, 2 नंबर में इसने इतना लिख दिया है, यानी कि इसने बकवास लिखा है, वो समझ जाता है कि आप किस तरीके के हो, ठीक है। तो एकदम क्लियर चीज़ों को लिखिए, इतना ज़्यादा टफ पेपर डीएलएड का नहीं आता है जो आप चीज़ों को ना कर पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आपका पेपर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपका 9 मई 2022 का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन आया था कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा आयु वर्ग क्या है? 0 से 18 वर्ष है। कितनी है? 0 से 18 वर्ष। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनके सामाजिक अवस्थाएं, उनके सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी के बारे में बताया है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को जल्दी से इसका आंसर दें, ठीक है। तो बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग जो होती है वो होती है 0 से 18 वर्ष। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था कि 0 से 6 वर्ष। 0 का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं, ठीक है। 0 का मतलब नील नहीं होता, 0 का मतलब होता है जन्म, ठीक है। यहाँ पर 0 का जो मतलब दिया है वो दिया है जन्म, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है, ठीक है। और 0 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था होती है। फिर 6 से जो आपकी 12 वर्ष की अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था, ठीक है। फिर थर्ड आपकी अवस्था जो 12 से 18 वर्ष होती है वो होती है किशोरावस्था। तो यानी बाल विकास के अंतर्गत जो निम्नलिखित आयु वर्ष जो बताया है वो 0 से 18 वर्ष बताया है। कितना? 0 से 18 वर्ष, जिसमें से 0 से 6 वर्ष आपकी शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो टोटल आपकी क्या हो गई? 0 से 18 वर्ष, ठीक है। तो उत्तर नंबर आपका एक सही है, ठीक है। यानी पहला उत्तर आपका सही है कि बाल विकास के अंतर्गत जो निम्नलिखित आयु वर्ग है वो है 0 से 18 वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, यानी कि बुद्धि का जो विकास है, यानी बुद्धि जो हमारी होती है वो लगभग किस अवस्था में पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो आपको पता है कि शैशवावस्था में 90% आपके मानसिक विकास हो जाता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा रुक जाता है, फिर शैशवावस्था में किशोरावस्था में कंप्लीट हो जाता है। तो बुद्धि का विकास जो है लगभग आपका क्या है? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मैंने कहा लगभग, ठीक है। ये नहीं कि पूरी तरीके से, लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। तो उत्तर नंबर आपका 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर आपने मेरी साइंस की क्लासेस देखी हैं या आपने बाल विकास की क्लासेस देखी भी हैं, मैंने वहाँ पर शारीरिक विकास पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, शारीरिक विकास के अंतर्गत इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 70% क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपको पता है, अभी हमने जल्द ही कल या परसों की वीडियो में हमने आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताया है। मोटिवेशन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है कि मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है। अभी आपने ताज़ा पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा इसका आंसर। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। प्रेरणा यानी जब तक आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगे, रेडी नहीं होगे, मोटिवेट नहीं होगे, तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेरणा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा क्या होती है? आदेशों का पालन करना। क्या
पालन करके ही सीख पाओगे। अगर वो आपसे कहेंगे पढ़ो, आपने उनके आदेश का पालन किया तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे, ऐसा नहीं है। क्या आप चीज़ों को रट कर ही सीख पाते हो? दुनिया में आप बचपन से लेकर अब तक क्या है, आपने जब से जन्म लिया अब तक आप कुछ सीखते जा रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ नया आप सीखते हो। तो क्या सीखने के लिए आपको रटाया जाता है हर एक चीज़ को? नहीं। आपको डेली ब्रश करना है, रटाया जाता है कि डेली ब्रश करना है, डेली ब्रश करना है? नहीं, ठीक है। तो सीखने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। खुद के अनुभव और दूसरों के सिखाए गए यानी दूसरों के प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, खुद का भी अनुभव होता है और जो दूसरा हमें ट्रेनिंग देता है, उन दोनों को मिलाकर जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है? सीखना होता है। उसे ही हम सीखना कहते हैं। तो सीखने का सही सीखने की जो सही परिभाषा है वो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप चीज़ों को सीख रहे हो, आप या फिर मैं ही नहीं, आप दुनिया में हर किसी से अपने दोस्तों से भी सीखते हो, पास पड़ोस से सीखते हो, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, ठीक है। ज़िंदगी तो सिखाती ही रहती है कुछ ना कुछ नया ही। आप हर दिन कुछ नया ही सीखते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप खुद का भी आपका अनुभव होता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ साथ जिससे आप सीखते हो वो, तो उन दोनों के जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके अधिगम के जो सिद्धांत हैं, इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जैसे आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, कोहलर ने कौन से सिद्धांत दिए, उनके अलग अलग नाम आपको सब याद कर लेने हैं, थॉर्नडाइक के याद कर लेने हैं, ठीक है। और आपको स्किनर के याद करने हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वाइगोत्स्की, पियाजे, ठीक है, ये सभी मैंने आपको अभी जल्दी ही पढ़ाया और आपको याद होगा। तो अगर आपको याद है कमेंट्स में जल्दी लिखिए कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, क्या मैंने बताया था, कौन थे वो प्रतिपादन। तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादन हैं वो थॉर्नडाइक हैं। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कमेंट्स में लिखकर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर नंबर आपका 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके किस विकास से? तो उसके चारित्रिक विकास से होता है, ठीक है। उसके कैरेक्टर से होता है, उसके चारित्रिक विकास से बालक के हम नैतिक विकास को पहचानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया है, कल की वीडियो में ही बताया है कि मनोवैज्ञानिक के प्रकार आपको पता है जो हमारे युंग थे, ठीक है। हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है? युंग जी, ठीक है। ये व्यक्तित्व का प्रकार है, याद रखिए। व्यक्तित्व मैंने कल ही आपको पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो बनाकर वीडियो मैंने आपको अपलोड की है युंग के बारे में, कि युंग ने अपनी परिभाषा में क्या दिया है, उन्होंने कितने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, इसके बारे में सब मैंने आपको बताया, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं। तो आपको पता होगा युंग ने 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। पढ़ा है ना आपने। तो युंग ने, यानी जो हमारे युंग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक को बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी प्रकार में बांटा है। तो उत्तर नंबर आपका है बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। कल ही मैंने आपको पर्सनैलिटी पढ़ाया है, यानी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया। आपको पता है आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो अपने पे डिपेंड होते हैं, जो दूसरों से मतलब नहीं रखते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा मिलजुल कर मेल नहीं रखते हैं, अपने में ही जो मस्त रहते हैं, ठीक है। जिन्हें अपने पे ही डिपेंड रहते हैं, अपने पे ही मस्त रहते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अंतर्मुखी कहलाते हैं। जैसे आपके जो वैज्ञानिक होते हैं या फिर आपके जो लेखक होते हैं, ठीक है, तो अंतर्मुखी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। चिंतन के साधनों में एक है। तो चिंतन क्या होता है आपका? चिंतन जो होता है, या ये जो है, इसके साधनों में संकेत है, चिन्ह है, ठीक है। तो चिंतन के साधनों में से एक क्या है? संकेत है, ठीक है। संकेत कह दो या चिन्ह कह दो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संकेत दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है? संकेत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको अभिप्रेरणा के बारे में भी बताया है, अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ाया था ना आपको। तो अभिप्रेरणा क्या होती है?
तो अभिप्रेरणा आपने पढ़ा था कि उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। आपने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा हमें कैसे मिलती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन यानी बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का जो प्रमुख स्रोत है वो उद्दीपक भी है। जब तक आप देखिए, आप अभिप्रेरणा मोटिवेट क्यों होते हैं, आपको जैसे आप डीएलएड की मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पास करना है। आपकी आवश्यकता क्या है, डीएलएड एग्ज़ाम को पास करना, ठीक है। आपको रुचि किस में है, डीएलएड एग्ज़ाम को पास करने में। उद्दीपक क्या है आपका, डीएलएड एग्ज़ाम, ठीक है। तो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्दीपक भी है, रुचि भी है, आवश्यकता भी है और उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों हैं, ठीक है। उत्तर नंबर आपका है 4, उपरोक्त सभी। यानी अगर आपको भूख लगी है तो आपको किसकी ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको डीएलएड पास करना है तो आपको किसकी ज़रूरत है, किताब कापियों की ज़रूरत है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, जिसे आप मेमोरी बोलते हो, जिसमें आप अपनी चीज़ों को इकट्ठा करते हो। जैसे आपके मोबाइल की मेमोरी होती है तो उसमें आप चीज़ों को स्टोर करते हो, ठीक है, वीडियो या कोई भी म्यूज़िक है, वीडियो है, फ़ोटोज़ हैं, सभी आप उसमें क्या करते हो, स्टोर करते हो। इसी तरीके स्मृति होती है, यानी हम अपने माइंड में जो भी चीज़ें स्टोर करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, वही स्मृति कहलाती है, ठीक है। तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है, यह हमारे जो कथन है ये है स्काउट का। किसका है, स्काउट जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, सृजनात्मक का मतलब ये होता है, सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिनको नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए तरीके से नई नई चीज़ों को कुछ ना कुछ नया करना, ठीक है। एक तरीके से हम ये सब कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ नया करना। तो ये संवेदनशील भी होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु भी होते हैं। जब तक आपके अंदर कोई क्रेज़ नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। यानी कि उत्तर नंबर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, संवेग का प्रकार नहीं है। मैंने आपको संवेग पढ़ाया था, मैकडूगल के बारे में पढ़ाया था। मैकडूगल में 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और उनके 14 संवेग भी बताए हैं, ठीक है। तो संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, प्रेम, ध्यान। ध्यान मैंने कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया है। तो संवेग क्या होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, ठीक है, और बहुत सी होती है, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सभी क्या है, संवेग है। लेकिन ध्यान आपका संवेग नहीं है। तो उत्तर नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर है, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। यानी फ्राइड ने के अनुसार आक्रामकता क्या होती है, उच्च अधिगम। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हो, बहुत आपके पास उच्च अधिगम है, ठीक है, तो आपके अंदर आक्रामकता बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर क्या है, उद्दोलन। उद्दोलन का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ में आपको कुछ परेशानी हो जाना, आप किसी चीज़ से घबरा जाना, ठीक है, तो उद्दोलन ये आपका आक्रामकता का कारण है। लेकिन जिज्ञासा, किसी आप जिज्ञासा हो रहे हो, ठीक है, तो इसमें कोई आक्रामकता तो है नहीं, ठीक है। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है, उद्दोलन, ठीक है। तो ये आपके 15 के 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गए और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे मेन पॉइंट ये देखिए कि मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर किस तरीके से किया है। जैसे आप वहाँ पर कॉपी लिखेंगे, आपको जिस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए सेम वैसे मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आंसर लाई हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको वहाँ पर कॉपी लिखनी होगी। जैसे उत्तर नंबर 16 है आपका, तो उत्तर नंबर जो 16 है आपका, आप डालेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके नीचे इस तरीके से आप उत्तर नंबर 16 डालेंगे और जो भी आपका प्रश्न है उस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। आप ब्लू स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो या ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ब्लू स्केच पेन का यूज़ करिएगा। देखिए, मैंने जैसी कॉपी लिखी थी सेम वैसे ही आपको बता रही हूँ और जैसे आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले आप कॉपी पे, जैसे ही आपको कॉपी मिले, आप वहाँ पर अपना रोल नंबर, अपने स्कूल का नाम डालते हो और जिस कॉलेज से आपने डीएलएड किया है उस स्कूल का नाम आपको डालना होता है और जिस कॉलेज में आप पेपर दे रहे हो उस कॉलेज का आपको नाम डालना होता है, उस कॉलेज का नेम डालना होता है। आपको डेट, यानी किस डेट में आप पेपर दे रहे हो,
प्रश्न पत्र कौन सा है, प्रश्न पत्र के ऊपर संख्या दी होती है, यानी उस पर एक नंबर दिया होता है, उस नंबर को वहाँ पे ऐड करना होता है। प्रश्न पत्र का नाम क्या है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपके एडमिट कार्ड जो होता है, यानी आपका जो प्रवेश पत्र होता है उस पर नाम लिखा होता है, उस नेम को, जैसे बाल विकास आपका पेपर है, पहला पेपर है, तो आप लिखोगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इस तरीके से पूरा नाम उस पर डालना होता है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको रोल नंबर वहाँ पे डालना होता है, फिर उसके नीचे आपको कॉलम मिलेगा कि आप किस स्कूल में पेपर दे रहे हो, फिर उसके नीचे मिलेगा किस स्कूल से आपने डीएलएड किया है, फिर दिया होगा दिनांक दी होगी, प्रश्न पत्र संख्या दी होगी, प्रश्न पत्र कौन सा है, पहला है, दूसरा है, ठीक है, किस पाली में है ये भी आपको डालना होता है। आप प्रथम पाली में गए हो तो प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में दे रहे हो तो द्वितीय पाली में, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉपियाँ तो भरी होंगी और वहाँ पे आराम से देख देख के बना। उसके बाद जैसे ही आपका फिल हो जाए, आप ये मत सोचिएगा कि टीचर आए साइन करे तभी हम कॉपी को खोलें। कॉपी को आप ओपन करते ही आप क्या करिएगा, या इस तरीके से 2 लाइन ब्लैक स्केच से आप यहाँ पर ब्लैक स्केच से क्या करिएगा, 2 लाइन कॉपी में इस तरीके से आप खींच लीजिएगा। तो इस तरीके से आप 2 लाइन को जब खींचोगे तो क्या होता है कि आपकी कॉपी बहुत, देखिए अब देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी को लिखा है कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, देखिए कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है आपको। यहाँ पर 2 लाइनें आपको क्या करनी है, यहाँ पर खींच लेनी है। खींचने के बाद आपका जो उत्तर नंबर होगा वहाँ पर इस तरीके से आपको उत्तर नंबर लिखना है। उत्तर नंबर 16 है, 17 है, 18 है, जो भी है आपको इस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी लिखना है। उत्तर नंबर 1 यहाँ पर डाला और यहाँ पर जो भी आंसर होगा उस आंसर को लिखना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर एक नीचे लाइन आप खींच देंगे, ठीक है। इस तरीके से नीचे लाइन खींच दीजिएगा, यानी कि आपका यहाँ पर जो प्रश्न है वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएंगे, उत्तर नंबर 17। अब यहाँ से आप उत्तर नंबर 17 आप डाल देंगे, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू इसी तरीके से करते रहेंगे। जब भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाए, यानी जब भी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, प्रश्न कंप्लीट हो जाए, तो ये आपको इस तरीके से लाइन क्लियर कर देना। अब देखिए यहाँ पर कितना साफ लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको कॉपी भी किस तरीके से लिखेंगे, ये इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर प्रश्न लेकर आई हूँ कि आप कॉपी को किस तरीके से लिखें, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा और कितना आंसर दे वो भी मैं यहाँ पर ऐड की हूँ। जी, जैसे मैंने उत्तर नंबर 16 इतना दिया हुआ है, उत्तर नंबर 16 ये ऐसे ही आपको इतना लिखना है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब पढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर जो आपका 16 है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16, और मैं चाहती तो यहाँ पर प्रश्न भी यहाँ पर ऐड कर सकती थी, लेकिन मैंने प्रश्न यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपको कॉपी ऐसे ही लिखनी है, वहाँ पर आपको प्रश्न नहीं उतारना है, आपको कॉपी ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तर लेकर आई हूँ। देखिए जैसे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने कॉपी लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको कोई 90+ मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न पेपर उठाइएगा और देखिएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला पेपर कौन सा है। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला आपका जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, लेकिन यहाँ पर उत्तर नंबर 16 है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज थोड़ा वीडियो लेंदी होगी क्योंकि मैं चीज़ों को समझाती चल रही हूँ, हर वीडियो में बार बार नहीं समझाऊंगी क्योंकि टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो जैसे कि आप कोशिश करिएगा, पहले आप क्या करिएगा, सीरियल वाइज क्वेश्चन को लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिखा सीरियल वाइज नंबर 1 से 15 तक। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उत्तर नंबर डालकर आप उसको उतनी लाइन छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को 16 से 30 तक आप सीरियल वाइज लिखिए। क्या क्या होता है, कभी इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप बहुत से ऐसे प्रशिक्षु होते हैं, और आप लोग भी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे किया होगा, हाई स्कूल इंटर में, कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से मत करिएगा। अब आप एक खुद शिक्षक हो गए हो, आप एक खुद बड़े हो गए हो कि आप सीरियल वाइज लिखना सीखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे आपने सीरियल वाइज लिखा तो एग्जामिनर को ये ध्यान रहता है कि हाँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर से चला आ रहा है। फिर आपने लघुत्तरीय किया तो उसको पता है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में शुरू हो गया है, ठीक है।
आप ऊपर नीचे आप ही अति लघु उत्तरीय फिर लघु उत्तरीय इस तरीके से करते हो तो जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है और वो 1 नंबर समझ के आपको आंसर दे वो उसका नंबर दे देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो कॉपी को सीरियल वाइज लिखना सीखिए, सीरियल वाइज लिखिए। आपको नहीं आता वैसे भी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बाद में लिखोगे, वही आप उसको लाइन छोड़ दीजिए, जब आपको समझ में आए तो वहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर लिखना है। ये देखिए, शिक्षक को आपको ऐसे हेडिंग डालनी है कि शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला कारण है कि बाल विकास का ज्ञान रखने वाला ही शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर वह ही आधार पर ही वह शिक्षक विधियों का एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। यानी बाल शिक्षक को बाल विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो क्या करता है, बाल विकास का ज्ञान रखने वाला जो शिक्षक होता है वो अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर लेता है। अगर आप एक क्लास में जा रहे हो और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको सभी बच्चों के बारे में पता होगा कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज़ है, कौन सा कमज़ोर है, कौन धीरे लिखता है, कौन जल्दी लिख लेता है, कौन तेज़ लिख लेता है, कौन बोलने में बहुत तेज़ है, कौन चुप रहता है ना। आपको सभी बच्चों का ज्ञान होता है। तो इसीलिए शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान जरूरी होता है क्योंकि वो बच्चों के मानसिक स्तर को पढ़ लेता है, उसको ज्ञात कर लेता है। बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर ही वह शिक्षण विधियों का और शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। मान लो आपके क्लास में कोई बच्चा बहुत वीक है और कोई बच्चा बहुत फास्ट है। अब आप फास्ट ही पढ़ा दे रहे हो तो जो वीक बच्चा है, वो जो कमज़ोर बच्चा है, वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। तो आपको सभी को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना होता है, सभी को ध्यान में रखकर आपको चीज़ों को बताना होता है। ठीक है, इसलिए बाल विकास में जो शिक्षक जो है उसको बाल विकास की आवश्यकता होती है। सेकंड आपका उत्तर है, शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों की ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है। यानी कि सुगमकर्ता एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो है फ्रेंडली बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर करें, बच्चों से मित्रपूर्ण व्यवहार करें, ताकि बच्चे आपसे जो हैं बेझिझक हर चीज़ को पूछ सकें, उनको जो भी नहीं समझ में आ रहा है उस पर बेझिझक वो पूछ सके। ठीक है, तो शिक्षक जो होता है वो एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों की ज्ञान का निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है। तो ये है आपका उत्तर। इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा बकवास आपको नहीं भरना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको शैशवावस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से उत्तर नंबर 17 है आपका, शैशवावस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर नंबर 17 डालना है। आप कौन सा उत्तर देने जा रहे हो, उत्तर नंबर 17। फिर आपको हेडिंग डालनी है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मैंने यहाँ पे कई सारी लिखी है, इसलिए लिखी हैं ताकि आपको जो भी आपको अच्छी लगी वो आप याद कर लीजिए। इतनी सारी याद करोगे तभी वहाँ आपको 2 याद हो पाएंगी। तो शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी शैशवावस्था जो ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, मानसिक विकास भी इसमें बहुत तेजी से होता है, इसमें बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है। दोहराने की प्रवृत्ति, यानी जैसे शिक्षक पढ़ाता है, जैसे शिक्षक बोलता है, वो बच्चा उसको पीछे पीछे क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यानी नकल करके सीखना। जैसे जैसे आप करते हो बच्चा वैसे वैसे आपकी नकल करता रहता है, यानी वो नकल के द्वारा सीखता रहता है। दूसरों पर निर्भरता, यानी जो शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, अपने काम को वो खुद नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्कूल जाना है तो मम्मी उनको ड्रेस पहनानी, या फिर घर में ही है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है, आपको पता है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा तो अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाता। मम्मी उसको ड्रेस पहनाती हैं, उसको ब्रश कराती हैं, खाना खिलाती हैं, सब करती है। यानी कि वो मम्मी पापा पे निर्भर होता है या भाई बहनों पे, दूसरों पे निर्भर होता है। ठीक है, पूरा टोटली वो दूसरों पे निर्भर होता है। तो शैशवावस्था की 2 विशेषताएं क्या होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे आपने ब्रश किया तो बच्चा देख रहा है कि पापा ने ब्रश में टूथपेस्ट लगाया है, फिर वो उसको ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी नकल करता है। या आप कुछ खा रहे हो तो वो आपको देखता है किस तरीके से आप खा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, आप जो कर रहे हो उसको दोहराता है, वो आपकी नकल करता। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, तो नकल करके वो सीखता है। नकल करने का सीखने का मतलब ये है, जो जो आप करते हो उसको वो देख देख के वो सीखता है।
फिर दूसरों पर वो निर्भर होता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा होता है, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर होता है। तो ये है आपके आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है, यानी किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है वो ये है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर नंबर 18 लिखना है और फिर किशोरावस्था के बारे में बताना है। तो आपको पता है किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का रूपांतरण है, यानी किशोरावस्था शब्द जो है वो एडोलसेंस शब्द का समानार्थी है, ठीक है, जो क्या है, लैटिन भाषा के एडोल्सियस शब्द से बना है, ठीक है। किशोरावस्था शब्द जो है लैटिन भाषा के एडोल्सियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। क्या होता है, मैच्योरिटी यानी मैच्योर, ठीक है, परिपक्वता की आप मैच्योर होते हो, ठीक है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है और इसका काल जो होता है 12 से 18 वर्ष होता है। मैंने आपको बताया था शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। बस आपको इतना ही लिखना है, उसके बारे में पूछा है तो बस आपको इतना ही लिखना है। और सिर्फ एक आप इसमें जो इम्पोर्टेंट जो परिभाषा उसको ऐड कर सकते हो कि स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाते हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है आपको अपने करियर को लेकर, ठीक है, किस तरीके आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए और क्या आगे करना चाहिए, बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था होती है, संघर्ष, बहुत मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समायोजन क्या है, ठीक है, समायोजन किसे कहते हैं। तो देखिए समायोजन के बारे में आपको यहाँ पर, समायोजन किसे कहते हैं, यानी एडजस्टमेंट, यानी अपने आप को एडजस्ट करना। तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, यानी कि व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो उसके पूरा करने को जो प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियाँ होती हैं, यानी उसको पूरा करने के लिए जो उसके सामने परिस्थितियाँ आती हैं उनमें संतुलन रखना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, यानी अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है। आप अपने आप को वातावरण में, आप अपने आप को लोगों के सामने किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अब उत्तर नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 आपका क्या है, यानी प्रश्न नंबर 20 क्या है, तर्क का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो तर्क का क्या तात्पर्य है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तर्क जिसे हम इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, तर्क एक अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। यानी तर्क मतलब होता है आप किसी चीज़ को सोचना, तर्क करना, सोचना, ठीक है। तो तर्क एक ऐसी अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण आप कब सोचते हो, आप कब जो है किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, जब आपको कोई भी समस्या होती है, उस समस्या को समाधान करने के व्यवहार में होता है। यानी आप जब किसी समस्या में होते हो, उस समस्या को से निकलने के लिए आप क्या करते हो, सोचते हो, ठीक है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। तर्क के द्वारा ही जब कोई समस्या आपको होती है तभी आपको सोचने में बहुत रुचि मिलती है, ठीक है। और समस्या जैसे ही आपकी समाधान हो जाती है वैसे ही आपकी तर्क, एक तरीके से कह देंगे टेंशन भी कह सकते हैं, आपकी रुचि और तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, यानी आपकी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। अब आपका प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका, प्रश्न नंबर 21 है आपका, सामाजिक विकास क्या है। तो सामाजिक विकास क्या होता है, पहले हम आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं कि सामाजिक विकास क्या होता है, ठीक है। तो सामाजिक विकास क्या होता है, चलिए, जिसे हम इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो समाज के गुण, उनकी मान्यता, उनके नियम को अपनाना और अवगुण, अमान्य और नियम को त्याग देना, यानी समाज के जो गुण हैं, उनके क्या मान्यता है, उनके क्या नियम है, उसको अपना लेना, और जो चीज़ें खराब हैं समाज में, जो चीज़ें सही नहीं हैं, जैसे चोरी करना, ठीक है, झूठ बोलना, ये सब सही नहीं, इनको ना अपनाना, चोरी करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ों को ना अपनाना क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। और आपको पता है जो समाज है ये हमारे जन्म के समय नहीं होता है, यानी जन्म के समय जो शिशु होते हैं उनमें सामाजिक बिल्कुल नहीं होती, सामाजिकता बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम शून्य होती, उनको नहीं पता होता है कि समाज क्या है, समाज के मान्य क्या है, अमान्य क्या है, हमें क्या चीज़ समाज में, उनके क्या नियम हैं, उनके क्या गुण हैं, ये सभी कुछ नहीं पता होता है, ठीक है।
शिशु का सामाजिकरण तब होता है जब उसका मानसिक विकास होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसको समझ आती है, तभी उसका सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास होता क्या है? समाज के द्वारा स्वीकृत कार्य और व्यवहार को स्वीकार करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यानी समाज में रहकर उनके गुण को, उनके दोष को, उनके अच्छाइयों को, उनके नियमों को, सभी को स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, हमारे एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। यानी जब जन्म बच्चा लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता है कि समाज क्या है, दुनिया जहान क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता है। इसलिए जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक है ना असामाजिक। यानी अब वो जन्म लिया और चोरी तो करने नहीं लगेगा, झूठ तो बोलने नहीं लगेगा, या फिर वो बहुत दानी और दीन दयालु तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, तो जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन वो बहुत अधिक समय तक इस परिस्थिति में नहीं रह सकता। यानी जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होगा, वैसे वैसे क्या होगा? वो उसके अंदर सामाजिकता आ जाती है। ये इतना बस आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 21 हो गया, 22 है व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। यानी कि व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनालिटी की परिभाषा पूछी जा रही है। आपने अभी जल्द ही पढ़ा है। देखिए यहाँ पर मैंने जो हमने अभी आपको कल ही पढ़ाया है पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, और ये आपको ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, ना ही आपको रेड पेन यूज़ करना है। आप सोचो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सजा कर तो हम भी लिख दें, नहीं, ये मैंने कल की जो आपकी पीडीएफ थी वहाँ से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पर लिखती तो उतना टाइम लगता, तो इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच पेन यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ ये 4 चीज़ें यूज़ करनी, एक ब्लैक पेन और ब्लैक स्केच पेन और ब्लू पेन और ब्लू स्केच पेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलरफुल पेन या स्केच पेन नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो उत्तर नंबर 22 है व्यक्तित्व की परिभाषा। मैंने यहाँ पर 2 परिभाषाएं दी हैं, आप दोनों याद कर लीजिएगा। कभी कभी हो सकता है लघु त्रि में 2 परिभाषाएं पूछ ले। ठीक है, तो व्यक्तित्व यानी जिसको आप पर्सनैलिटी कहते हैं, ये इसकी क्या परिभाषा है? वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी व्यक्तित्व जो कि जन्मजात और अर्जित यानी वातावरण के प्रवृत्तियों का योग होती है। ठीक है, आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करते हैं। और इन दोनों जितनी भी व्यक्तित्व की परिभाषा मैंने बहुत अच्छे से आपको कल की वीडियो में समझाई हैं, आप जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको ईजी लगे आप उसको रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो आपको पता है लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है और लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। ठीक है, मोटी हो जाती है उनकी आवाज़। तो ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। यानी 12 से जब 18 साल के बच्चे जो होते हैं, जो हमारे बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, उनकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। यानी लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है, बहुत प्यारी सी पतली सी हो जाती है, और लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है, भारीपन आ जाता है। ठीक है, तो आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका उत्तर भी दिया है, लेकिन इतना छोटा सा आंसर था इसलिए मैंने, और आपको ऐसे ही आंसर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इतना आंसर दिया, बस इतना ही देना है कि आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आपको 30 नंबर में, या फिर आप किशोरावस्था के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है, तो किशोरावस्था के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, 2-4 लाइन और बढ़ा दीजिएगा कि किशोरावस्था जो है ये अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का समानार्थी है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अभी मैंने आपको बताया ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उत्तर नंबर 24 यानी प्रश्न आपका 24 है कि अधिगम का क्या अर्थ है? ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और इसका मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जन्म से लेकर जब तक आप जीवित हो तब तक कुछ ना कुछ हर दिन कुछ नया सीखते रहते हो। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस सीखने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को वह अनुकरण करता है तथा कुछ चीज़ों को वातावरण के द्वारा सीखता है और कुछ चीज़ों को व्यवहार के द्वारा सीखता है। सीखने की इस सतत प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है
कि बचपन से लेकर अब तक कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता ही रहता है, या तो किसी की नकल करके सीखता है, ठीक है। अनुकर बचपन में आप अपने मामा पेरेंट्स की नकल करके सीखते हो, जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे सीखते हो। टीचर को जब आप पढ़ने जाते हो, छोटे होते हो, तो टीचर जैसे जैसे पढ़ाती है वैसे वैसे आप उसको उसकी नकल करते हो, सीखते हो, ठीक है। कुछ आप इन्वायरमेंट, कुछ वातावरण के द्वारा सीखते हो, कुछ आप खुद के अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हो, है ना। जैसे बड़े हो जाते हो तो कुछ अपना भी तर्क लगाते हो, है ना। तो ये जो सीखने की जो कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी सतत प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका जो प्रश्न है वो है कल्पना के बारे में समझाइए, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन है आपका। चलिए एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन है कल्पना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो चलिए कल्पना के बारे में पढ़ते हैं, कल्पना से क्या समझते हैं। तो कल्पना वह शक्ति है, कल्पना आपको पता ही है, जो हम सोचते हैं, है ना, जो हम सपने देखते हैं, वही क्या है, कल्पना है। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं, यहाँ पे प्रतिमाओं नहीं होगा, प्रतिमाओं, ठीक है, एक ही मात्रा हटा दीजिएगा, अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं, या हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो कभी पहले नहीं थी। आप उन्हीं चीज़ों को सोचते हो जो आपने कभी नहीं किया है ना। तो इसीलिए इसे हम कल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रुचि के दो भेद, सॉरी रुचि के कितने भेद हैं, या फिर शायद था रुचि के दो भेद बताइए, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि रुचि के भेद बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 है, रुचि के भेद बताइए। तो रुचि के कितने भेद होते हैं, आपको पता है रुचि के दो भेद होते हैं, एक तो होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित, ठीक है, दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताइए, यानी बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन है आपका बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है। तो आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है, हेडिंग डालना है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक होती है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी आप एक समय में एक ही मानसिक विकास, एक ही बच्चे का आप मानसिक विकास करते हो, एक ही बच्चे का परीक्षण कर रहे हो बुद्धि परीक्षण, तो वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगी। एक ही समय में आप कई सारे बच्चों की बुद्धि का परीक्षण कर रहे हो, तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अमूर्त बुद्धि का क्या अर्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो उत्तर नंबर 28, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। है अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो अमूर्त बुद्धि क्या है, यहाँ एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है और उनकी उचित व्याख्या कर पाता है। अमूर्त का मतलब मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती है फिर भी उनके बारे में हम गणना कर लेते हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं, उनके बारे में हम तर्क कर सकते हैं, उनके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके इस बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती। जैसे आपको निबंध दे दिया कि गाय पर, आपको दे दिया गया कि अपनी बेस्ट टीचर पर एक निबंध लिखिए, या किसी पर महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए। तो आपके सामने तो महात्मा गांधी बैठे नहीं कि आप उनके बारे में लिख रहे हो, आप उनके बारे में आप जो जानते हो वो चीज़ आप वहाँ पर लिखते हो। या फिर आपको कोई सवाल दे दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि आपको सवाल देते समय फिर से आपको गिनतियाँ पढ़ाई जाएँ, फिर से आपके सामने पूरी टेबल लगाई जाए, फिर से आपके सामने पूरे पहाड़े लगाए जाएँ, ठीक है। फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये सब सिखाते, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपनी नियमों को जानते हो और उसके अकॉर्डिंग आप सवालों को लगाते हो, ठीक है। या फिर जैसे कोई पेंटर होता है, आपने किसी पेंटर को पेंट करने के लिए कह दिया, अब ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ों को देख देख के ही पेंट करे, कोई कलाकार चीज़ों को बना रहा है तो उसके सामने चीज़ हो तभी वो बनाए, ठीक है। या आप कोई सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है और उनकी उचित व्याख्या कर पाता है, जैसे कि कोई कलाकार है या फिर कोई पेंटर है या फिर गणितज्ञ, ठीक है। ये सभी जो होते हैं अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर नंबर 19, यानी प्रश्न आपका होगा कि शारीरिक विकास का अध्ययन के दो कारण बताइए, ठीक है, दो कारक बताइए। तो शारीरिक विकास के अध्ययन के दो कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है
उत्तम शारीरिक विकास बालक के संपूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व एवं समायोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर एक अच्छा शारीरिक विकास, एक उत्तम शारीरिक विकास वाला अगर बच्चा है तो उसके संपूर्ण व्यवहार, उसके व्यक्तित्व और उसके समायोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, बालक के भीतर जो अलग अलग प्रकार की जो शारीरिक क्रियाओं का जो विकास है वो भी उसकी मांसपेशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति का शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है, बालक का शारीरिक विकास अच्छे से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, यानी प्रश्न नंबर 30 आपका क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये आपका लास्ट प्रश्न है कि बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं यहाँ पर मैंने 2-3 लिखी हैं, लेकिन आपको 2 ही लिखनी है। अधिगम में तीव्रता, यानी बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके सीखने की बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है और 6 से 12 वर्ष का बच्चा अपने घर से स्कूल अकेले जाना सीख जाता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो नई नई दुनिया देखता है कि देखो बताशे वाला भी है, ये दुकानें हैं, वो दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखता है, अरे बाइक जा रही है, कार जा रही है, तो उसको नई नई चीज़ें, नई नई तरीके की चीज़ें दिखती हैं। तो वो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि अधिगम में तीव्रता ज़्यादा होती है, वो सीखने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है। ठीक है, तेज़ी से बच्चा सीखता है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास है, बाहर की दुनिया से आकर्षित होकर बालक अब ज़्यादातर समय घर के बाहर ही बिताना पसंद करता है। देखिए 6 से 12 वर्ष का बच्चा दुनिया का कोई ऐसा खेल नहीं जो नहीं खेले, खूब खेलता है। ठीक है, फिर है सामाजिक गुणों का विकास, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह समाज के गुण, उसके दोष, यानी क्या सही है क्या गलत है, उस धीरे धीरे सीखने लगता है। ठीक है, तो ये है आपके अति लघुत्तरीय के 30 प्रश्न। टाइम बहुत हो गया है, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको यहाँ पर नहीं दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को कराऊंगी। तो कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट जो आपका अब संडे आएगा उसमें कराऊंगी। इससे जो आपके बाकी दिनों में है उनमें आपके कोर्स को कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।